हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों, आज क्लास 11th का जो चैप्टर 8 है फिजिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, आज उसको हम लोग डिस्कस करने वाले। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर्स है। इसमें 60 to 70% आपका जो है ना वो लर्निंग वर्क है। सारे डेफिनेशन वाले टर्म्स होते हैं, बाकी का 30% न्यूमेरिकल्स है। तो आज सारा चीज मैं कवर करूंगा बच्चों। तो जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि सॉलिड जो बेसिकली बनता है वो लिक्विड को सॉलिडिफाई करके, मतलब यानी कि लिक्विड को कूल किया जाता है तब बनता है। तो जब किसी लिक्विड को अगर आप स्लोली स्लोली कूल करते हो तब जो सॉलिड बनता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड को आपने सडनली कूल कर दिया, ठीक है, तो ऊपर ऊपर का लेयर जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन नीचे में जो है कुछ न कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी रह जाती है। ठीक है। तो ऐसे सॉलिड को कहा जाता है अमोर्फस सॉलिड। जैसे कि हमारा ग्लास है, वो बेसिकली क्या एक अमोर्फस सॉलिड है। क्योंकि आप देखोगे कि जो पुरानी बिल्डिंग वगैरह होती है उसमें जाकर के देखोगे तो उसकी विंडो में जो शीशा लगा होता है वो बॉटम में क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है। क्योंकि वही जो लिक्विड है वो लॉन्ग टाइम में जो है फ्लो करते करते नीचे जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो वो होता है अमोर्फस। तो बेसिकली सॉलिड हमारे दो तरह का हो गया, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ठीक है बच्चों। तो हम लोग अमोर्फस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन का। तो दोनों में फर्क एक और है कि देखो, अमोर्फस का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से एक दूसरे पर्टिकुलर टेम्परेचर के रेंज में जो है वो मेल्ट होता है। क्योंकि कोई मॉलिक्यूल कहीं अरेंज हो गया, कोई मॉलिक्यूल कैसे भी अरेंज हो गया, है ना, क्योंकि वो सडनली कूल करा था आपने उसको। ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन था उसमें क्या हुआ, स्लोली स्लोली कूल किया आपने, तो हर जगह मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट आया जिसके कारण वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना। ठीक है। इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होती है। तो अब बच्चों इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहां पर जब किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए अगर आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय जो अप्लाइड फोर्स होता है और उसके अंदर में जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है। लेकिन उस अप्लाइड फोर्स के कारण ही क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आता है। ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर शेप को हमने बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज कर दिया और फिर छोड़ देने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। जो 100% गेन कर लेता है उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। और जो बॉडी जो है बिल्कुल डिफॉर्म ही रह जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक बॉडी या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और ऐसी जो प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स जो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे इलास्टिक बॉडी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहेंगे इलास्टिसिटी। और जब कोई बॉडी पे अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तब भी वो अगर डिफॉर्म ही रह जाए तो उसको कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग परफेक्ट, इसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिसिटी कहेंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों कुछ टर्म है हमारे, जैसे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने डिफॉर्म कर दिया, फिर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया, तो क्विकली अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, बल्कि कुछ टाइम लेकर के अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। कुछ टाइम का मतलब ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने, कुछ हो सकता है कुछ सेकंड ले, कुछ मिनट्स ले, ऐसे में वो अपनी ओरिजिनल में शेप में आ जाता है। उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है बच्चों। इसके अलावा आया है बेटा इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फटिग, फटिग का मतलब ऐसे सोच रहे कि इरिटेट हो गया वो। ठीक है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बार बार आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, फिर छोड़ोगे फिर से वापस आएगा अपनी ओरिजिनल शेप में। तो वो सारे इलास्टिक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे कि आप विंटर जब शुरू होता है तो आप स्वेटर पहनना शुरू करते हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्वेटर की ग्रिपिंग जो है आपकी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। लेकिन बार बार यानी कि कई दिनों तक आप उसको पहनते हो तो फिर क्या होता है, ये रिस्ट जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है। ठीक है। तो यही हुआ हमारा इलास्टिक फटिग कि बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो इरिटेट होकर बोला अब तो मैं वापस ओरिजिनल शेप में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है। तो इस तरह से होता है इलास्टिक फटिग कि जब रिपीटेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इलास्टिक फटिग। लेकिन उसको आप एक सीजन के लिए छोड़ देते हैं, जैसे समर आता है हम लोग क्या करते हैं, उसको पैक करके रख देते हैं, फिर नेक्स्ट समर नेक्स्ट विंटर में अगर आप निकालते हो तो फिर से उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी वापस आ जाती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक फटिग। ठीक है बच्चों। इसके अलावा है बेटा इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है हमारा,
जैसे रबर है ना, उसको आप जब से डिफॉर्मिंग फोर्स जितना अप्लाई करोगे उससे कई गुना ज्यादा जो है उसमें इलोंगेशन आ जाता है, ठीक है। यानी कि वो भी जो है एक तरह से इलास्टिक प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, लेकिन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी बात, उसमें ना तो कोई स्पेसिफिक जो है ना मेंशन है कि ये प्लास्टिक रीजन है, ठीक है, ना ही इलास्टिक रीजन कुछ भी मेंशन है, ठीक है। बस सीधा इलास्टोमर है वो, और उसमें सीधा ज्यादा अगर ब्रेकिंग फोर्स लगा दोगे तो फिर क्या होगा, वो टूट जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसमें कि स्ट्रेस के रिस्पेक्टिवली स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो और हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम लोग इलास्टोमर्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों सबका डेफिनेशंस मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को बारी बारी से एक बार क्विकली जो है आपको समझा जा सको, और इसको लिख दिया बच्चों ताकि टाइम बच सके मुझे लिखने में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी बच्चों को मैं रीड कर देता हूं ताकि आपको कोई भी वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो आप समझ लेना। इलास्टिसिटी में लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, एंड द बॉडी विच पोसेसेस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स is called plasticity, and the body which possesses this property is called plastic body, ठीक है बच्चों। अब है elastic after effect, the delay in regaining the original state by a body after the removal of deforming force is called elastic after effect। फिर है elastic fatigue, the loss in elastic strength of material due to repetition of deforming force they can regain if left for long time विदाउट डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, है ना। इसका मतलब वही हो गया कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं अप्लाई करते हो और बहुत देर तक छोड़ देते हो तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में वापस ले आएगा। फिर इलास्टोमर है द मटेरियल व्हिच कैन बी स्ट्रेच टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन बट डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, उसको कहेंगे हम लोग इलास्टोमर, ठीक है बच्चों। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया बच्चों कि जब हम एक पर्टिकुलर रेंज तक अगर हम किसी बॉडी को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, या डिफॉर्म करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा कर देंगे तो डिफॉर्म रह जाएगा, है ना। तो जिस लिमिट तक अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के बाद अगर छोड़ दें, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो द लिमिट अप टू विच a deformed body regain its original shape or size after the removal of deforming force is called elastic limit, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझा देता हूं, फिर मैं यहां पर डेफिनेशन सबका लिख दूंगा। तो देखो बच्चों, स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो जितना फोर्स आप अप्लाई करोगे बाहर से उसकी शेप को चेंज करने के लिए, उतना ही जो है उसके अंदर में रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेस, ठीक है। और अगर ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि फोर्स के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और यही स्ट्रेस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज करने में होता है तो टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में ही अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस लगता है उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अगर उसकी लेंथ को डिक्रीज करने के लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन फोर्स देते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। बच्चों उसके अलावा आता है बच्चों हाइड्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने पानी में डाल दिया या हवा में ही आपने रख रखा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसके हर जगह पर हर एक पॉइंट पर इक्वली जो है उस पर प्रेशर लगता है, ठीक है। वो भी हर पॉइंट पर जो है कह सकते हो कि फोर्स लगता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को चेंज करता है, ठीक है बच्चों। तीसरा जो स्ट्रेस होता है शियरिंग स्ट्रेस, वो क्या होता है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसके सरफेस पे उसके टॉप लेवल पे सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स लग करके उसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करता है, तो ऐसे स्ट्रेस को कहते हैं हम लोग शियरिंग स्ट्रेस। तो सबका बच्चों पहले हम लोग डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं इसके आगे। तो बच्चों एक बार मैं फिर से आप लोग को बोल देता हूं जो लिखा हुआ है, वैसे डिफाइन तो सारा चीज कर दिया मैंने। क्या बताया था बच्चों कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया को, ठीक है। तो यहां डेफिनेशन लिख दिया है
कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस। फिर बच्चों है टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि जब लेंथ को बढ़ाने के लिए जो है जो स्ट्रेस लगता है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीजेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स लग करके उसकी लेंथ को बढ़ा देता है तब उसको कहते हैं हम लोग टेंसाइल कहते हैं। ठीक है, अब है बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी when its length decreases under the action of deforming force। यानी कि जब हम फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा करके उसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या लगेगा बच्चों, ये लगेगा सरफेस पे। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसके सरफेस पे लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक बुक है। ठीक है, इस बुक को मैं लेता हूं। ठीक है, इस बुक में अगर हमने ऐसे लगाया, ठीक है ना, जिसमें कि सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, ऊपर नीचे वाला सपोर्ट वैसा रहेगा लेकिन आगे वाला क्या होगा, स्लाइटली ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण जो लगेगा हमारा दिस फोर्स टेंजेंशियल फोर्स बाय उसका एरिया जो है कहलाएगा हमारा शियरिंग स्ट्रेस। तो लिखा रखा है इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस over the body, the force per unit area is called tangential और shearing stress। फिर है बच्चों हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, जनरली फ्लूइड की बात होती है। जब लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ना, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे किसी बलून को या फिर एयर बबल को ही अगर आप ऑब्जर्व करते हो पानी में, तो एयर बबल के सरफेस पे क्या होता है, हर जगह पानी जो है नॉर्मल टू द सरफेस वो प्रेशर लगाता है। तो वही है हमारा द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड एक्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन at each point of the surface and the body is called hydraulic stress। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों, मैं इससे हट जाता हूं। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके जितने भी डेफिनेशन है सबको नोट डाउन कर लो, फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो जब स्ट्रेस आएगा तो उसके साथ साथ स्ट्रेन तो आएगा, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होते हैं, डिफॉर्म होती है ऑब्जेक्ट, और डिफॉर्मेशन के कारण क्या होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रेन बेसिकली होता है बच्चों की रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बच्चों, इसमें मैं 3 तरीके से ले सकता हूं स्ट्रेन को। ठीक है, तो स्ट्रेन में क्या लिखेंगे बच्चों, ये होता है बेसिकली चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों की रेशियो को कहते हैं हम लोग स्ट्रेन। यानी कि दिस इज द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये बच्चों 3 तरह का आता है। सबसे पहला आएगा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा हमारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ये कब होगा बच्चों, जैसे कि किसी रॉड को हमने अगर किसी जगह से सस्पेंड कर रखा है और इस पर फोर्स लगाया है ना, जैसे कि मान लो इसका पहले से लेंथ था L, अब मैंने फोर्स लगाया F जिसके कारण इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है ना, ये जो फोर्स के कारण जो लेंथ बढ़ा ये होगा चेंज इन लेंथ है ना, तो इसको कह सकते हैं हम लोग डेल्टा L बाय L। सेकेंड क्या होता है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V बाय V है ना। जैसे कि मान लो बच्चों अगर पहले जो था, जैसे आप एयर बबल को देखोगे है ना, एयर बबल को अगर जैसे एक्वेरियम में देखोगे तो एयर बबल स्टार्टिंग में यानी कि बॉटम में जब रहता है तो छोटा साइज का रहता है और ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या होता है वो बड़ा साइज का हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों इस तरह से मैंने प्रेशर लगाया नॉर्मली टू द सरफेस है ना, तो जिसके कारण इसका साइज अगर मान लो डिक्रीज कर गया, ठीक है,
तो साइज डिक्रीज कर गया इसका, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम ओरिजिनल जितना भी था उसमें से डेल्टा भी जो है डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो ये होगा चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये कब होगा, जबकि बाहर से प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा, इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन। ये कब होता है बच्चों, जैसे कि मान लो एक मैं ले रहा हूं बच्चों, ये क्यूबॉइड कह लो, ठीक है। इस क्यूबॉइड में मैंने क्या किया कि टेंजेंशियल फोर्स लगाया कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह से कह लो या इस तरह से कह लो, है ना। जिसके कारण इसका जो लोअर वाला पोर्शन है वो तो फिक्स रहा, लेकिन अपर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, यानी कि ये कुछ इधर आ गया, ठीक है ना। ये सारा का सारा पोर्शन, यानी कि यूं समझ लो आप लोग कि पहले जो ऐसा था वो चेंज हो करके ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे में जो थीटा एंगल बना हमारा, है ना, ये थीटा एंगल जो है हमारा कहलाएगा, ठीक है। ये थीटा एंगल बेसिकली क्या होगा कि कितना से ये एज शिफ्ट हुआ है, ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो इसी थीटा को हम लोग कहते हैं बच्चों शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो ये थीटा बेसिकली इक्वल्स टू हो सकता है हमारा डेल्टा एक्स बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हुआ ये, और डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस जितने से हमारा अपर सरफेस जो है शिफ्ट कर गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा स्ट्रेन। तो अब बच्चों इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो है हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, अब यहां से हमारा एक्चुअल जो है सॉलिड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले बच्चों में मैंने बताया कि मोस्टली क्या है, डेफिनेशन वाले टर्म्स है, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हुक्स लॉ बेसिकली कहता क्या है, हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, stress is directly proportional to strain, है ना। तो हम लोग बच्चों लिख देते हैं stress is directly proportional to strain, है ना बच्चों। अब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन, है ना बच्चों। लिखेंगे हेयर ई इज कांस्टेंट, हियर ई इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना बच्चों। अब देखो ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है बच्चों यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मेनली वर्क करता है बच्चों सॉलिड के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो ज्यादातर न्यूमेरिकल जो आपको आएंगे वो इसी यंग्स मॉडुलस पे ही आएंगे, ठीक है। और उन सब में ज्यादातर में क्या होता है कि जब किसी रॉड पे फोर्स लगता है तो उसकी लेंथ में जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लेंथेज में चेंजेस होते हैं। तो अगर लेंथ में चेंज हो गया डेल्टा एल और लेंथ था इसका एक्चुअल में पहले से एल, ठीक है। और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मान लो बच्चों ले लेते हैं हम लोग ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो मैंने कहा कि बच्चों कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो ई है उसकी 3 कैटेगरी आता है। एक आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा आता है बल्क मॉडुलस और तीसरा आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मैं बारी बारी से सबको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं, ठीक है बच्चों।
तो ये आ गया। सबसे पहला आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो सॉलिड के लिए अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि यहां पर कोई रॉड है ना, उस पर हमने क्या किया कि फोर्स लगाया F, जबकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, है ना। तो ऐसे सिचुएशन बच्चों में स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं, कहूंगा मैं फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन को क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा L बाय L। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा ये F इंटू L बाय A डेल्टा L, है ना। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों न्यूमेरिकल के लिए वो यही है, y इक्वल्स टू F इंटू L बाय A डेल्टा L। ये आता है बच्चों, मतलब मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स आपके इस बुक में हैं, जो आएंगे भी आपके, वो सारा का सारा इसी कंसेप्ट पे होगा। बस क्या करेगा, कभी कभी रॉड में फोर्स की जगह पे क्या करेगा, वो mg डाल देगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या करेगा कि किसी वायर को किसी मास के साथ घुमा देगा, ताकि वो फोर्स की जगह पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स ले सको। ठीक है बच्चों, तो ये मेन फोर्स चेंज होता रहेगा, और एरिया के लिए आपको डायमीटर वगैरह दे देगा या रेडियस दे देगा, है ना। तो कभी आपको क्या कर सकता है, ये mg दे देगा वेट, है ना। तो आप लिख सकते हो mg इंटू L बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L। तो इस सब टाइप से भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बच्चों कमेंट करोगे तो इसके सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों यंग्स मॉडुलस का, अभी हुआ नहीं कंप्लीट। अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूं कि जब हमने एक वायर पे अलग अलग लोड लगा लगा करके स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ग्राफ बनाया, तो कैसा ग्राफ आया इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि किसी भी वायर पे हमने क्या किया, लोड को बढ़ाते हुए ऑब्जर्व किया कि कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और उसको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ पे मैंने जो है यहां पर देखो बच्चों प्लॉट कर रहा हूं मैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ बच्चों इस तरह से जाता है, फाइनली इस तरह से चला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है बच्चों A, ठीक है, ये पॉइंट होता है B, ये पॉइंट होता है C, ये पॉइंट ले लो बच्चों D, और ये पॉइंट को ले लो F, सीधा F। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों कि हमारा जो है ना स्ट्रेस के लिए क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स देते हो ताकि वो डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, डिफॉर्मेशन होने के बाद, जैसे कि मान लो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, फिर आपने क्या किया, स्ट्रेस हटा लिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाता है। ठीक है, फिर से आपने स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, तो फिर से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ऐसा कब तक कर सकते हो आप, बी पॉइंट तक। ठीक है, तो इस बी पॉइंट को कहते हैं बच्चों हम लोग इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारा, देखो सेफर हैंड में हम लोग ए पॉइंट तक ऐसा कहते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है बच्चों, लेकिन अगर किसी ने अगर इसको फोर्स अप्लाई करते करते तक सी तक अगर कर दिया, तब जो हमारा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है बच्चों थोड़ा सा हो जाता है। तो ये ओ है, तो ये ओ डेस्ट, तो ये जो ओ डेस्ट है इसको कहते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहां तक अगर आप बी तक जो है अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हो तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, कोई स्ट्रेन नहीं रहेगा। लेकिन आपने खींचते खींचते उसको सी पॉइंट तक लेके चले गए, ठीक है, तब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों कि फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में तो आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है। ठीक है, आना चाहिए उसको ओ तक, लेकिन वो ओ डैश तक ही आके रह जाता है, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रेन रह गया। तो इसी पोर्शन को कहते हैं हम लोग परमानेंट सेट। ठीक है बच्चों, तो ये जो बी पॉइंट के आगे का जितना भी रीजन है इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो OB है, OB को कहते हैं हम लोग इलास्टिक रीजन। OB को क्या कहेंगे हम लोग, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। ठीक है, और B से हम लोग जो है F तक जो जाएंगे उसको कहेंगे प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। ठीक है, बल्कि आप F की जगह पे आप D ही ले लो। ठीक है, इस सब को कहेंगे प्लास्टिक रीजन, क्योंकि F क्या है हमारा, फ्रैक्चर पॉइंट। F क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। इस पॉइंट पे जाते ही अगर स्ट्रेस लगाओगे आप तो वो जो वायर है वो टूट जाएगी। ठीक है, D है हमारा यील्ड पॉइंट। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस आप यहीं तक लगा सकते हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगता है और फाइनली F पॉइंट तक आते आते वो टूट जाता है। ठीक है बच्चों,
तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, यहां से आगे सी से अगर आप आगे बढ़ते हो, है ना, डी की तरफ जाते हो, तो आपको स्ट्रेस कम लगाना पड़ेगा, तब भी स्ट्रेन उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक रीजन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा इलास्टिक रीजन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मटेरियल होते हैं जो अलग है, जैसे कि मेटल के बारे में कहा जाता है ये मैलिएबल और डक्टाइल होता है ना बच्चों। तो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, इसका मतलब उसको हम खींच करके उसमें वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल के लिए बच्चों अगर कोई मटेरियल डक्टाइल होगा तो उसमें प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें ये जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा वो इलास्टिक पॉइंट से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि डक्टाइल मटेरियल शुड हैव हाई, या बल्कि हाई नहीं, लार्ज लिख लेना ज्यादा अच्छा होगा, लार्ज प्लास्टिक रेंज, लार्ज प्लास्टिक रेंज। ठीक है बच्चों, पहली बात। लेकिन वही दूसरा होता है बच्चों ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जो ग्लास होता है तुरंत ही टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके पास क्या होगा बच्चों कि ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो काफी नजदीक होगा बी के, यानी कि अगर आप इसके ब्रिटल मटेरियल के ग्राफ बनाओगे तो ये यहां पर तक आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका बी पॉइंट और ये आ गया आपका फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ब्रिटल मटेरियल के लिए जो जल्दी ही टूट जाता है। ठीक है बच्चों, उसके लिए बहुत ही स्मॉल, तो कह सकते हैं कि फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल कह सकते हैं फ्रैक्चर पॉइंट should lie close to elastic limit, close to elastic limit। अब आप लोग कहोगे सर ये कर क्या रहे हो, तो देखो बच्चों मैंने क्या कहा था अभी कि हमने एक रॉड ले रखा है, इस पर अलग अलग जो है हम फोर्स लगा करके, ठीक है ना, स्ट्रेस के अलग अलग स्ट्रेस के लिए कितना कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, इसमें बच्चों पॉइंट्स लिख लो आप लोग। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है कि एक दो चीजें और बता देता हूं इससे रिलेटेड आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस लगा करके उसको डिफॉर्म करते हैं, ठीक है, और फिर छोड़ देते हैं तो फिर से वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऐसा अगर हम लोग करते हैं बच्चों, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो उसमें बच्चों पहले वो जाता है इस तरह से, हमने स्ट्रेस लगाते गए, वो डिफॉर्म होते होते इस रास्ते को फॉलो किया, फिर जब डिफॉर्मेशन हटाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए वो कुछ इस रास्ता को फॉलो करता है। ठीक है, जाते वक्त जिस तरह से वेट बढ़ाते चले गए, इसमें मान लो यहां पर हमने एक वाट रखा हुआ था, अलग अलग 1 kg 2 kg 3 kg डालते गए तो इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होते हुए यहां तक चला गया, है ना, और फिर हमने जिस तरह से हटाते चले गए तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ गया। ठीक है, तो ये जो एरिया आता है, तो ये एरिया बेसिकली जो है एक एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है, उसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने उसको डिफॉर्म किया, फिर से आपने छोड़ दिया तो वापस आया, फिर डिफॉर्म किया फिर वापस आया, तो इस पूरे प्रोसेस में कि डिफॉर्मेशन और फिर वापस रीगेन करने में प्रोसेस में जो भी एनर्जी लॉस होता है उसको कहते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो ये जो पूछा जाएगा आपसे कि दो मटेरियल दे देगा आपको, ठीक है, आपको एक मटेरियल दे देगा बच्चों जिसके लिए वो जो है कम है एरिया का, और एक है बच्चों ज्यादा एरिया का। ठीक है, पूछेगा इसमें से ये बताओ कि किस तरह के मटेरियल को हम लोग जो है यूज कर सकते हैं एज द बफर ऑफ द कोच। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो मान लो बेटा जी ढंग से बना तो नहीं, मान लो बेटा इसका एरिया जो है A2 है, इसका एरिया है A1। अब आपको दिख रहा है कि A1 जो है बड़ा है A2 का, मतलब इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, इसमें एनर्जी लॉस क्या होगा बच्चों, कम होगा। ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों, ठीक है, आपको बताना है कि किस तरह के मटेरियल को यूज किया जाएगा एज द बफर ऑफ द कोच, है ना। यानी कि मेट्रो में दो मेट्रो की जो बॉगी को कनेक्ट करने वाला जो बफर होता है, जो एक दूसरे से टकराता रहता है ना, तो उसमें किस मेटेरियल को यूज किया जाएगा और किस मेटेरियल को यूज किया जाएगा कार की टायर के लिए, है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी लॉस की जरूरत कहां पड़ती है, तो वो आता है बफर ऑफ द कोच, है ना। क्योंकि उसमें एक बॉगी जब टकराने वाली होती दूसरी बॉगी से, तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और एक बॉगी की एनर्जी को वो आगे ट्रांसफर नहीं होने देता है, ठीक है। तो ज्यादा लॉस हो जाए इसलिए इसको क्या यूज करेंगे, कोच ऑफ द, ठीक है, बफर ऑफ द कोच हम लिख सकते हैं, इसको यूज किया जाता है बफर ऑफ द कोच, है ना। ठीक है बच्चों, अब इसका बेटे डायग्राम थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं, है ना। नहीं बन रहा बच्चों ढंग से, तो चलो जो भी है ना। इसका एरिया बच्चों बता चुका हूं मैं, A2 कम है ना। तो जो कम एरिया वाला होगा हमारा, है ना, तो उस कम एरिया वाला को यूज कर देंगे हम कार टायर के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि कार टायर में हम चाहते हैं कम से कम एनर्जी लॉस हो, ताकि कार टायर जो है ज्यादा हीट अप ना हो, नहीं तो ब्रस्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे यंग्स मॉडल्स में ही मैं बच्चों बताया हूं आपको, ठीक है। इसके अलावे भी बच्चों कुछ जो है यंग्स मॉडल्स का कुछ और रोल है, ठीक है। जैसे कि कोई ब्रिज वगैरह अगर बनता है, ठीक है, तो जब ब्रिज बनता है बच्चों, ठीक है, तो ब्रिज को बनाया जाता है ऐसे, लेकिन लॉन्ग टाइम यूज होने के बाद ब्रिज जो है ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल, जिस एंगल से ये जो बेंट कर जा रहा है, इसको बकलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली डिपेंड करता है वेट पे, यानी कि जितना ज्यादा वेट डालोगे उतना ज्यादा जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि ब्रिज जो है वो डिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो कहोगे इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये जो डिफॉर्मेशन है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, मतलब देखो बी का और डी का, ठीक है। अब देखो बुक में बच्चों इसकी वैल्यू दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो मैं क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है, बस मुझे सिर्फ समझाना है, तो मैं इसके लिए एग्जैक्ट रिलेशन ही आप लोग के लिए लिख देता हूं। अगर बुक में ये चीज दे रखा होगा, ठीक है ना, और ये दे ही रखा होगा, बस इसको एक बार निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आप लेंथ ज्यादा लोगे, ठीक है ना, ये है बच्चों, ठीक है, तो बेटा इसका एग्जैक्ट रिलेशन ही दे रखा है, तो वही मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं। इसमें क्या है हमारा, ये है W, ये जो डेल्टा है वो होता है W इंटू L की पावर 3 अपॉन में 4BDQ, 4BDQ और Y, है ना। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है बच्चों, देखो इसमें कोई रिलेशन न्यूमेरिकल्स कभी कुछ नहीं आएगा, बस मुझे इस चीज को थोड़ा सा समझाना था इसके एप्लीकेशन में, इसलिए मैं पहले इसको समझा रहा हूं। तो देखो बच्चों, इसका कहना यह है कि देखो जितना लोड होगा उतना ज्यादा ये एंगल से ये झुक जाएगा ब्रिज। दूसरी बात, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा झुक जाएगा, लेकिन जितनी ज्यादा उसकी चौड़ाई होगी और जितनी उसकी जो है ना हाइट होगी उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ब्रिज बनाते वक्त आप लोहे की सरिया इस्तेमाल ना करो, बल्कि आप क्या करो, मोटे मोटे, ज्यादा डेप्थ होना चाहिए, मतलब ज्यादा मोटा होना चाहिए और ज्यादा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वहां पर जो है मेटल के प्लेट्स यूज करना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के जो है वो बकलिंग इसका कम होगा, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या इंफॉर्मेशन मिली कि बकलिंग को कम करने के लिए आपको लोहे की सरिया को यूज करने की बजाय आपको मोटे मोटे जो है उसके स्लैब्स जो है मेटल के स्लैब्स को यूज करना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक बात तो ये हो गई, है ना। अब दूसरी बात क्या होती है बच्चों कि इसमें जो दे रखा है पिलर, जो आपको बनाने की बात कर रहा है, अगर आप पिलर ऐसे बनाते हो तो इससे बढ़िया होगा कि पिलर आप ऐसे बना लो। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऐसे अगर हम पिलर बनाते हैं, है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी वेट पड़ेगा इस पर, है ना, वो वेट इतनी ज्यादा एरिया में डिस्पर्स हो जाएगा, तो प्रेशर जो है इस पर कम पड़ेगा, तो ये जो है पिलर ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। ये तो छोटी बात हो गई। अब क्या होता है बच्चों कि एक चीज आप जान लो हमेशा, ठीक है, कि किसी भी मटेरियल के लिए जो स्ट्रेस होता है, खास करके ब्रेकिंग स्ट्रेस, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब कहोगे ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, तो जो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद कोई भी मटेरियल टूट जाता है उसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है।
तो बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है हमारा, ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना, ये क्या होगा हमारा, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कहोगे सर आप ये इसका लिखाने का क्या मतलब है, तो मैं बताता हूं। देखो हर एक मटेरियल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है फिक्स होता है, ठीक है। फॉर ईच मटेरियल, फॉर ईच मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज फिक्स्ड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर फिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर कि ब्रेकिंग फोर्स जो है हमारा, ब्रेकिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं ये कहूंगा देखो, जैसे कि कोई क्रेन देखते होगे कि 1 टन उठाने वाला जो क्रेन होता है ना, उसकी जो केबल की जो मोटाई होती होगी, है ना, उससे ज्यादा देखते होगे अगर 2 टन का अगर जो है, अगर वही अगर क्रेन है तो उसके भी चेन का मटेरियल सेम होगा, ताकि उसका भी ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है। लेकिन क्योंकि उसको ज्यादा लोड उठाना है, ज्यादा फोर्स उठाना है, तो इसलिए क्या होगा, उसका केबल जो है पहले वाले केबल के रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज्यादा मोटा होगा, है ना, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा लोड उठाने वाला क्रेन होगा उसकी केबल जो है उतनी ज्यादा मोटी होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों इसके लिए। अब देखो यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड जितनी भी चीजें सब पहले खत्म करते हैं, फिर चलेंगे बल्क मॉडुलस में। अब बच्चों मैंने कहा कि मोस्टली चीजें जो है आपका वो यंग्स मॉडुलस में ही आएगा, तो इसी में आता है बच्चों आपका कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तब टॉपिक है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों क्या होता है कि अगर मान लो हमने एक रॉड ले लिया, है ना, इस रॉड पर बच्चों अगर मैंने यहां पे फोर्स लगाया तो ये फोर्स तो इस एंड पे भी एक्सपीरियंस होगा, है ना, और उसके कारण अगर मान लो डेल्टा एल हो गया है चेंज इन लेंथ, है ना, तो ऐसे में आप कहोगे कि वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा एल, है ना। तो अब देखो बच्चों एवरेज फोर्स की बात करूंगा तो यहां पर तो कोई फोर्स नहीं लगाया था मैंने, नीचे फोर्स लगाया था, दैट बाय 2, ये होगा एवरेज फोर्स, दैट इंटू डेल्टा एल, यानी कि 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल, दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। लेकिन इससे हमें कुछ खास तो मिला नहीं, हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया ताकि स्ट्रेस हो जाए, और यहां एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो डेल्टा एल था, उसको भी एल से डिवाइड कर दिए ताकि स्ट्रेन हो जाए, तो यहां पर एल से मल्टीप्लाई भी कर दिए, है ना। तो ये जो बच्चों आ गया हमारा, ये हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर मान लो बच्चों इस एनर्जी को अपॉन में वॉल्यूम कर दूं मैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी, यू बार से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं बच्चों। अब देखो बच्चों आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, आपको पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं, y इंटू स्ट्रेन, तो यहां पर आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह पे दैट इंटू स्ट्रेन, है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा एनर्जी डेंसिटी, है ना बच्चों। ध्यान रखना बच्चों ये एनर्जी डेंसिटी है ना कि एनर्जी, क्योंकि अगर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आएगा हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों कोई चाहे तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू निकालेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस बाय वाई, है ना। तो मैं इसको लिख लूंगा हाफ इंटू स्ट्रेस
इंटू स्ट्रेस बाय वाई, यंग्स मॉडुलस है ना। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा यू बार की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगा हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस, है ना। इससे आ जाएगा हमारा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया बच्चों। अब बच्चों इतना यंग्स मॉडुलस हम लोग अब खत्म ही करने वाले हैं। तो बच्चों क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा 1 मिनट का टॉपिक है बच्चों थर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको करवाता चलता हूं क्योंकि थर्मल में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो बच्चों कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। बस यहाँ पर बच्चों एक थोड़ा सा थर्मल स्ट्रेस करवा करके यंग्स को खत्म करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों थर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे कि किसी रॉड को जैसे कि हमने फिक्स कर दिया दोनों जगह, दोनों एंड पे, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। तो उसके लिए अगर बाउंड्री आपने छोड़ रखा होगा तो एक्सपेंड कर जाएगा। अगर बाउंड्री आपने फिक्स कर रखा है तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ स्ट्रेस अप्लाई करेगा। तो वही होता है थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो हम लोग बच्चों छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक है बच्चों, कि ये थर्मल स्ट्रेस किस तरह से होता है। तो मान लेते हैं बच्चे कि कोई जो रॉड था हमारा वो टेम्परेचर चेंज हुआ है डेल्टा थीटा, ठीक है बच्चों, जिसके कारण, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि इसकी लेंथ थी एल और जो चेंज होकर के हो गई थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई इसकी डेल्टा एल, ठीक है। तो बच्चों आप लोग थर्मल में पढ़ोगे, ठीक है, या तो आप ऐसे पढ़ोगे कि L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, यानी कि L2 माइनस L1 इक्वल्स टू L1 एल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि डेल्टा L इक्वल्स टू L एल्फा डेल्टा थीटा। तो मैं बच्चों इसी रिलेशन को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा हमारा कि डेल्टा L बाई एल आ जाएगा एल्फा इंटू डेल्टा थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। यानी कि स्ट्रेन आ गया अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब कहोगे कि अल्फा क्या है, तो ये होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जो बच्चों थर्मल में ये चीज आएगा ही आएगा, आप लोग ये बस बहुत ज्यादा करवा रहा हूं मैं, ठीक है, बस छोटा सा टर्म लिया मैंने, ठीक है। और डेल्टा थीटा क्या है बच्चों, तो ये है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इसको बच्चों डेल्टा कैपिटल टीवी लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों हमें जो अगर स्ट्रेस चाहिए तो आपको पता है कि स्ट्रेस जो होता है हमारा किसी भी मटेरियल के लिए बच्चों आपको पता है कि y क्या होता है हमारा, स्ट्रेस, है ना, अपॉन में स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, y इंटू स्ट्रेन। तो यहां पर मैं लिखूंगा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चों, तो यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना आ चुका है हमारा, अल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा बच्चों, थर्मल स्ट्रेस को फिर से लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा y अल्फा डेल्टा थीटा, जहां y क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया थर्मल स्ट्रेस। तो बच्चों ये सारा का सारा था हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड। अब सेकंड पार्ट है बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं बच्चों, तो सबको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा कुछ नहीं है, बल्क में बहुत कम है और शियर में तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखो, इसको किसी किसी बुक में क्या है कि बी से नोट किया गया है, किसी में के से नोट किया गया है, तो मैं बच्चों इसको बी से लेकर चल रहा हूं, ठीक है। आपके बुक में जो भी होगा आप समझ लेना उसको, ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता है हमारा, यानी कि डेल्टा पी अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, जो होता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है। तो बेटा जी डेल्टा वी अपॉन में वी, तो क्या होता है बच्चों कि जनरली जो है इसके साथ नेगेटिव साइन लगा रहता है। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसलिए माइनस साइन लगा रहता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी,
है ना बच्चों। तो ये आ गया हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जहां पर डेल्टा पी क्या है, प्रेशर अप्लाइड, डेल्टा वी है उस प्रेशर अप्लाई, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मान लो बच्चों ये था हमारा, अगर इसका पहले से ये था और हमने जब प्रेशर लगाया, डेल्टा पी प्रेशर लगाया इस पर हर डायरेक्शन से, है ना, तो इसकी वॉल्यूम जो है डेल्टा वी से डिक्रीज हो गई, है ना। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब बच्चों एक टर्म आता है हमारा, तो समझ में आ गया बच्चों। अब इस पर बेस्ड बच्चों छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें प्रेशर का जो यूनिट होता है वो आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर का यूनिट होता है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इतना पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर एटमॉस्फेरिक टर्म्स में दे रखा होगा प्रेशर तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसका बेटा जी ये है कि जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस उतनी कम होती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको मैं के से डिनोट कर लेता हूं। तो ये होता है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोग जो बोल रहा हूं, वर्ड्स अगर क्लियर भी नहीं हो तो बोल रहा हूं मैं कि के हो जाएगा हमारा 1/b, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि इससे रिलेटेड ना एक और चीज दे रखा है आपको बुक में, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी का बल्क मॉडुलस के साथ रिलेशन, ठीक है। तो बच्चों उसको भी मैं करके बताता हूं, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि किसी भी लिक्विड का सरफेस पे, अगर सी के सरफेस पे डेंसिटी अलग दे रखा है, तो कह रखा है एच डेप्थ जाने के बाद उसकी डेंसिटी में क्या चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग टॉपिक लेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों जनरली क्या होता है, हमारा डेंसिटी को लिखूंगा मैं मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं लॉग लगा देता हूं, तो लॉग ऑफ रो हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मास माइनस लॉग ऑफ वॉल्यूम। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, डी रो बाय रो इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो मास तो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस डीवी बाय वी, है ना बच्चों। तो ये आ गया बेटा जी एक रिलेशन हमारा। लेकिन आपको पता है, क्या पता है आपको कि बल्क मॉडुलस होता है हमारा माइनस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बाई वी। उसी डेल्टा वी बाई वी को हम डीवी बाई वी कह सकते हैं, है ना। कोई चाहे तो इसको लिख सकता है माइनस डीपी अपॉन में डीवी बाई वी। तो बच्चों डीवी बाई वी क्या होगा फिर, डीवी बाई वी हो जाएगा हमारा माइनस डीपी अपॉन में बल्क मॉडुलस, है ना बच्चों। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर वही पुट करने वाला हूं, तो माइनस ऑफ माइनस डीपी बाय बल्क मॉडुलस, यानी कि डीपी बाय बल्क मॉडुलस आ गया। और ये चेंज इन डेंसिटी को मान लो लिख लो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल बाय रो इनिशियल, है ना। और इस डीपी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, है ना बच्चों, जिसको गॉज प्रेशर भी कहते हैं, है ना, जो आप लिक्विड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो मैं बच्चों इस डीपी से कंफ्यूज मत हो, ये सिंपली है प्रेशर अप्लाइड, ये है हमारा प्रेशर अप्लाइड। तो इसको मैं क्या करता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना, उसको पी ही लिख देता हूं। तो क्या होगा, डेंसिटी फाइनल माइनस डेंसिटी इनिशियल बाय डेंसिटी इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर हम 1/b को k भी लिख सकते हैं, यानी कि डेंसिटी फाइनल माइनस डेंसिटी इनिशियल बाय डेंसिटी इनिशियल हो जाएगा k इंटू पी, जहां k क्या होता है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना बच्चों। तो ये आ गया बेटा बल्क मॉडुलस से रिलेटेड जो है, जो टॉपिक है उसमें ये बता दिया। अब बच्चों लास्ट है हमारा शियर मॉडुलस का, ठीक है। तो बच्चों उसको जो है ज्यादा कुछ है नहीं शियर मॉडुलस में, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, है ना। तो बच्चों अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स भी इसके करके बताऊं, तो उसके लिए बच्चों आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा सबके सब, ठीक है बच्चों।
तो अब है बेटा लास्ट है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो बच्चों इसको अलग अलग जगह पे अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया है ना। तो ये क्या होगा हमारा शियर मॉडुलस, ठीक है, शियर मॉडुलस अपॉन में शियर स्ट्रेन, है ना, शियर स्ट्रेन। तो जैसा बच्चों बता चुका हूं मैं आपको कि एक्चुअल अगर ऐसा रहता है सरफेस पहले से, तो जैसे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, है ना, ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं इसके कारण क्या होता है, ये ऊपर का सरफेस थीटा एंगल से शिफ्ट कर जाता है ना बच्चों। तो इसको हमने कहा था कि टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया अपॉन में शियरिंग स्ट्रेन को लिखा था मैंने थीटा, यानी कि एफ बाय ए थीटा, है ना बच्चों। और ये थीटा को हम लोग बच्चों क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है, जितने एंगल से ये शिफ्ट कर जाए, जितने डिस्टेंस से, ठीक है ना, हम लोग चाहे तो थीटा को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय लेंथ, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों इसमें से जितने भी था टॉपिक। मैं एक बार देख लेता हूं अगर कुछ टॉपिक छूटा है तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर करवा चुका हूं मैं, और ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है। तो अब आ गया एक्सरसाइज, ये छोटा ही चैप्टर है। तो बच्चों अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है। किस तरह का वीडियो देखना चाहते हो आप लोग वो भी बता सकते हो। और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। इस चैनल पे आपको 11th 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।